क्लास 7 साइंस में चैप्टर 13 है मिट्टी। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला है जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक कौन सी मिट्टी में होती है। तो ये जल धारण क्षमता क्या होती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता का अभिप्राय है मतलब है कि मिट्टी पानी को रोक कर रखना। ठीक है कि मिट्टी पानी को कितने समय तक रोक कर रखती है, वही हो गई जल धारण करने की क्षमता। तो सबसे ज़्यादा होती है चिकनी मिट्टी में। क्यों होती है? क्योंकि इनके कणों का आकार काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। और चिकनी मिट्टी का निर्माण जो है मूर्ति बनाने में भी होता है, बर्तन बनाने में भी होता है। और बलुई मिट्टी के सबसे बड़े कण होते हैं। दोमट मिट्टी में बड़े और छोटे दोनों मिक्सिंग होते हैं। ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चिकनी मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न हमारा, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। धान खरीफ फसल है तो इसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, चिकनी मिट्टी जो जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद दोमट मिट्टी में होती है। ये दोनों मिट्टियाँ जो है इसमें गेहूँ, मक्का, चना, धान की खेती की जाती है। तो हमारा ऑप्शन में क्या है? धान है, चावल है। ठीक। तो हमारा हो जाएगा चिकनी और दोमट मिट्टी। तो ये हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद तीसरा, किस प्रकार की मिट्टी में अंत श्रावण दर सबसे अधिक होता है। ये अंत श्रावण क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे समझिए आप कि मिट्टी में पानी का अंत श्रवण दर देखना, यानी अंत श्रवण कहलाता है भूमि द्वारा पानी को अवशोषित कर लेना, सोख लेना, उसे अंत स्रवित कहा जाता है, अंत श्रवण कहा जाता है। और ये कितने समय में सोखता है वो दर कहलाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे निकाला जाता है जल की क्षमता और अंत श्रवण की अवधि। तो अंत श्रवण दर का मतलब हुआ कि मिट्टी द्वारा प्रति इकाई समय में जल सोखना, जल अवशोषित करने की मात्रा वो अंत श्रवण दर कही जाती है। तो किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है? देखिए यहाँ पे समझिए, बलुई मिट्टी के कण काफ़ी बड़े होते हैं, इनके कणों के व्यतिरिक्त स्थान ज़्यादा होते हैं, तो इसमें जल ज़्यादा सोखता है, इसीलिए अंत श्रवण दर सबसे ज़्यादा इसी में होता है। और कम की बात की जाए तो इसके कण काफ़ी छोटे होते हैं, महीन होते हैं, तो ये पानी धारण करने की क्षमता भी इसमें होती है, अतः अंत श्रवण दर पानी कम सोखता है, तो ये चिकनी मिट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताना है, सबसे ज़्यादा पानी किस में रिश्ता है? तो ये बलुई मिट्टी हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका? देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रारंभ होते हैं। पहला है, देखिए इसमें दूसरा, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, मिट्टी कैसे बनती है वो बताना है हमें पूरी प्रक्रिया को। देखिए उत्तर लिखने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे मिट्टी की परतें हैं। अगर हम मुट्ठी से एक मुट्ठी मिट्टी को उठाएं खेत से और उसे जल में डाल दें तो क्या होता है? देखिए, तो सबसे जो मोटे कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, बालू बैठेगा, फिर मिट्टी आ जाएगा, तो जल आ जाएगा। सबसे देखिए खर पतवार हो गए, सड़े गले जो पत्तियां हो गई, वो ऊपर तैरते रहते हैं, उसे हुमस कहा जाता है। तो ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। यानी जो बड़े होते हैं सबसे भारी, वो सबसे पेंदी में बैठ जाते हैं। और अब हम समझेंगे मिट्टी का निर्माण। तो मिट्टी का निर्माण जो है काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, काफ़ी सालों लग जाते हैं। तो इसका उत्तर हम पूरा लिख लेंगे क्योंकि हमें पूरा प्रक्रिया बताना है। पवन, जल तथा जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे होता है? देखिए पूरी प्रक्रिया है। तेज़ धूप के कारण चट्टान गर्म हो जाती है, दरारें पड़ जाती है, बारिश होती है, तो क्या होता है? वो टूट जाती है, टूटने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो चट्टानों के अंदर पेड़ पौधे पत्तियाँ वो सारे अवशेष मिल जाते हैं। पवन, जल, जलवायु की क्रिया से अचानक टूटने पर मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक। तो यहाँ तक आपको कर लेना है, यह प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। क्लियर हुआ आपका? ये दूसरे का ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। काफ़ी आसान है। जिसके कण देखिए यहाँ पे हम समझेंगे, जिसके कण काफ़ी बड़े होते हैं बलुई मिट्टी हो गया, जिसके कण बड़े और छोटो दोनों मिक्सिंग होते हैं दोमट हो गए, नाम से ही स्पष्ट है दोमट मिट्टी। और जिसके कण काफ़ी महीन बारीक होते हैं वो चिकनी मिट्टी हो गया। ठीक। देखिए यहाँ पे इसकी पूरी परिभाषा दी गई है, ये आप पढ़ेंगे तो ये पाएंगे। ठीक है।
और फिर हम यहाँ पे फिर देखेंगे कि चिकनी मिट्टी के कण छोटे होने के कारण इनमें रिक्त स्थान कम होता है, ठीक, और बलुई मिट्टी में ज़्यादा होता है। तो पानी धारण करने की क्षमता भी चिकनी में ज़्यादा होता है, बलुई में कम होता है। समझ में आ गया। और यहाँ पर भी हम समझ लेंगे कि आसानी से गेंद बनाई जा सकती है, मूर्ति बर्तन बनाए जा सकते हैं, तो बलुई मिट्टी से नहीं बनाए जा सकते हैं, और चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी से बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो आइए इसका अंतर हम लोग लिख लेते हैं। देखिए आपको उत्तर ऐसे ही लिखना है अलग अलग खंडों में। यहाँ पे बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो पहले में हम लिखेंगे इसके कण बड़े अनुपात में होते हैं। इसके कण कितने क्या होते हैं? बड़े होते हैं, ठीक है, बलुई मिट्टी। अब इसके बाद दोमट मिट्टी, नाम से ही स्पष्ट है, दो प्रकार की मिट्टियाँ। इसमें छोटे एवं बड़े कणों का अनुपात समान होता है, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। और चिकनी मिट्टी की बात की जाए, इसके कण बिल्कुल छोटे होते हैं, सूक्ष्म अनुपात में होते हैं। पहला अंतर। दूसरा है, इससे बर्तन मूर्ति नहीं बनते, बिल्कुल भी नहीं बनते, बालू से तो नहीं बनते। इससे अच्छी मूर्ति या बर्तन नहीं बनते, इससे अच्छी नहीं बनते, ठीक है, इसके अपेक्षा लेकिन बनते हैं, उतना अच्छा नहीं बनते। लेकिन सबसे बेहतर बनते हैं चिकनी मिट्टी, मूर्ति या बर्तन के लिए उपयोगी मानी जाती है चिकनी मिट्टी, ठीक। इसके बाद तीसरा लिखेंगे, कणों के रिक्त स्थान अधिक जल धारण करने की, रिक्त स्थान ज़्यादा होते हैं तो अधिक जल धारण की क्षमता नहीं होती, ठीक है, कम जल निकासी होता है। देखिए तीसरा लिखेंगे, कणों के रिक्त स्थान अधिक होने के कारण जल धारण और कम जल निकासी, यानी जल निकासी तेज होता है, जल धारण बिल्कुल भी नहीं होता। अब दोमट मिट्टी की बात की जाए, इसमें बलुई में रिक्त स्थान थोड़े से कम होते हैं, इसमें जल धारण होता है और जल निकासी भी अल्प मात्रा में होता है। यहाँ पे देखिए चिकनी मिट्टी में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यही मिट्टी है, इसमें कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है, जल धारण सबसे अधिक होता है, जल को बनाए रखती है ऊपर, निकासी भी कम होता है, ना के बराबर होता है, काफ़ी धीमा होता है। क्लियर हुआ? तो यही आपको उत्तर में कर लेना है। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, अंतःस्रावण दर से आप क्या समझते हैं? तो मैंने आपको बताया मिट्टी द्वारा, भूमि द्वारा जल को सींचना, वो अंतःस्रावण यानी अवशोषित करना या अंतःस्रावित कही जाती है। और ये कितने समय में खींचती है मिट्टी, सोखती है, वही कही जाती है अंतःस्रावण दर, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है। तो इसको हम काफ़ी अच्छे से लिखेंगे। तो देखिए इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, आपको पूरा लिखना है। अंतःस्रावण का मतलब है मिट्टी द्वारा जल को अवशोषित करना, सोखना कणों के रिक्त स्थानों के बीच। अतः अंतःस्रावण दर का मतलब है जो हमें पूछा जा रहा है। देखिए अंतःस्रावण दर मिट्टी से होकर पानी गुजरने की दर, अर्थात समय, कितने समय में सोखती है, पानी सोखने में लगा समय कहलाता है, अंतःस्रावण दर कहलाता है। यह जल की मात्रा तथा जल के अंतःस्रावण की अवधि से अनुपात से ज्ञात किया जाता है। अंतःस्रावण दर बराबर जल की मात्रा अंतःस्रावण की समय। अब ये बातें और भी लिख लेनी है। मिट्टी में अंतःस्रावण दर जितनी ज़्यादा होगी, जल धारण करने की क्षमता उतनी कम होगी, यानी जल सोखने की जितनी क्षमता होगी तो जल कम धारण करने का, जाहिर सी बात है। क्लियर हुआ? तो ये पूरे आपको आंसर कर लेने हैं। जो हमारा क्या है, जल धारण क्षमता से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं, और इसी में है अंतःस्रावण दर। हमने अभी देखा अंतःस्रावण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मिट्टी की जल धारण क्षमता का अभिप्राय है मिट्टी पानी को रोक कर रखने की कितनी क्षमता रखती है, पानी को कितने समय रोक कर रखती है। तो सबसे ज़्यादा चिकनी मिट्टी रखती है, इसके कण महीन होते हैं, और सबसे कम कौन रखती है, बलुई मिट्टी रखती है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए दोनों में अंतर हम करेंगे। अंतःस्रावण दर मिट्टी द्वारा प्रति इकाई समय में जल अवशोषित करने की मात्रा कितने समय में करती है, जबकि जल धारण क्षमता मिट्टी द्वारा जल को रोक कर रखने की क्षमता जल धारण क्षमता कही जाती है। तो इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 5वां का आंसर कर लिया। अब इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल 6 नंबर है, समझाइए कि मिट्टी की अपरदन, मृदा अपरदन तथा मिट्टी की प्रदूषण किस प्रकार रोका जा सकता है। मृदा अपरदन क्या होता है? देखिए मृदा अपरदन का मतलब होता है जो ये प्राकृतिक कारक हो गए, पवन, पानी, बर्फ़, ठीक है। इसमें पवन मतलब हवा, तूफान, पानी मतलब बारिश के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह, ऊपरी परत क्या होती है, हट जाती है, बह जाती है, तो उसे मृदा अपरदन कहा जाता है,
ठीक है। तो इसे रोकने के क्या उपाय हैं? अधिक से अधिक मात्रा में पौधे लगाना, घास फूस लगाना, पेड़ पौधे लगाना, जिससे कि मिट्टी की जड़ों को वो पकड़ सके मजबूती से, तो मृदा अपरदन नहीं होंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, देखिए मिट्टी के अपरदन में मिट्टी की ऊपरी सतह हट जाती है, अतः मृदा अपरदन के लिए अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि मृदा की जड़ों को बांध रखे और मृदा अपरदन ना हो। ये हमने बता दिया इसका उपाय। अब देखिए सॉइल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण क्या होता है, रोकने के उपाय। रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का कम प्रयोग करना, प्लास्टिक थैली कचरे अवशिष्ट पदार्थों को मिट्टी में ना फेंकना, इससे मृदा प्रदूषण नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।